दुनिया में कुछ इस तरह के इलाके भी मौजूद हैं जहां करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं, जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी के कई हजार घंटे उस जगह गुजार लेते हैं बगैर ये सोचे हुए कि जिस जगह पे वो अपना वक्त गुजार रहे हैं शायद उस जगह की हकीकत कुछ और है। ऐसे ही दुनिया में एक जगह मौजूद है जहां पे साल में तकरीबन 1.5 बिलियन लोग उस जगह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद ही लोग हैं जो उस जगह की हकीकत को जानते हैं। 1890 में बनी ये जगह लंदन की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन लैंडमार्क में से है, जिसको लंदन अंडरग्राउंड के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेन स्टेशन के ट्रैक्स इस जगह पे ही पाए जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे वाकयात भी पाए जाते हैं उस जगह के जो इंसानी दिमाग और लॉजिक्स दोनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। अर्ली 90s में स्टीव नामी एक शख्स जो कि लंदन अंडरग्राउंड के ही दफ्तर में काम करता था, रात के 12 बजे अपने दफ्तर में कुछ आखिरी काम के रसूमात अंजाम दे रहा था कि अचानक से उसको एक कॉल आती है उसके ही सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, जो कि टेलीफोन पे उसको बताता है कि उसी के ट्रेन स्टेशन पे एक शख्स उनको नजर आ रहा है। इस शख्स को स्टीव को बड़ी हैरत होती है। वो कहता है कि इस पहर जबकि स्टेशन बंद हो चुका है और मेरे अलावा इस स्टेशन पे कोई और नहीं हो सकता, तो ये शख्स कौन है। वो अपनी टॉर्च उठाता है और अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। जब एलिवेटर से नीचे उतरता है और अंधेरे में टॉर्च मार के उस ट्रैक या ट्रेन स्टेशन की तरफ देखता है तो वहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसी स्टेशन में मौजूद टेलीफोन बूथ से वो अपने सिक्योरिटी एजेंट को कॉल करता है और उसको बोलता है कि या तो तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई वहम है, क्योंकि यहां पे तो ऐसा कोई भी नहीं है मौजूद, मैं पूरा चेक कर चुका हूं। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि अपने कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था कहता है कि शायद स्टीव तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो शख्स अभी भी वहीं खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्टीव बजाय फोन रखने के फोन को एक जगह साइड पे रख के दोबारा उसी जगह पे टॉर्च मारता है और फिर से उसके साथ वही होता है कि उसको कोई नहीं दिखता। वापस पलटता है, फोन उठाता है, अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यहां ऐसा कोई नहीं है। जिसपे सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जिस डायरेक्शन में तुम लाइट मार रहे हो वो शख्स उधर ही खड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, मेरे कैमरे में, मेरे सीसीटीवी फुटेज में सामने नजर आ रहा है। खैर, वो अपनी तरफ से मजीद थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करके वापस उस एलिवेटर से ऊपर जा rहा होता है कि अचानक से उसकी एक जगह नजर पड़ती है जिसकी वजह से उसमें परेशानी की लहर दौड़ पड़ती है। सामने ही बेंच पे उसको वाइट कलर के कपड़े नजर आते हैं और ये वही वाइट कलर के कपड़े थे जो सिक्योरिटी गार्ड बार बार बता रहा था स्टीव को कि एक शख्स उस स्टेशन पे नजर आ रहा है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए।
और ये बात वो तस्दीक के साथ कहता है कि उससे पहले वो कपड़े उस जगह पे मौजूद नहीं थे। भागता हुआ वो वापस उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जहां पे उसको पता चलता है कि उसका सामना लिवरपूल स्टेशन के मशहूर गोस्ट से हुआ। इसी तरीके से ये लंदन अंडरग्राउंड पूरे शहर में फैली हुई है। लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर लेडी विदाउट अ फेस। 1992 में एक पाकिस्तानी निजात तारिक राना, जो कि बीकन ट्री स्टेशन पे काम करता था, अपने ऑफिस में रात के 12 बजे आखिरी काम कुछ कर रहा था कि उसके ऑफिस का दरवाजा अचानक से बजने लगा। उसके लिए ही उसको लगा कि बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ट्रेन आती जाती रहती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी की वजह से वो दरवाजा हिल रहा होगा। वो अपने काम करने लगा, इस बात को इग्नोर करके। थोड़ी देर के बाद दोबारा वही दरवाजा दोबारा बजने लगा, तो उसको लगा कि शायद अब ट्रेन आने वाली है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि टाइम गुजरने के बावजूद कोई ट्रेन ना गुजरी वहां से। और फिर तीसरी दफा दोबारा वही दरवाजा उसी इंटेंसिटी से दोबारा बजा। अब उसको लगा कि शायद ये कोई ट्रेन आ रही है या जा रही है, तो वो अपने रूम से निकला और सामने ही प्लेटफॉर्म था, उस पे जाके उसने टॉर्च मारी, देखा, तो उसको रियलाइज हुआ कि ट्रेन का टाइम तो खत्म हो चुका है, इस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी। खैर, इस बात को वो हवा के होने की वजह से उस लॉजिक्स पे रख के वापस वो दफ्तर जाता है और अपने काम में फिर मसरूफ हो जाता है कि फिर उससे ज्यादा इंटेंसिटी से वो दरवाजा पूरा वाइब्रेट होता है। अब उसको थोड़ा बहुत अजीब सा लगने लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दरवाजे लॉक करके अपने सुपरवाइजर के पास जाऊं और उसको ये सारी बातें बताऊं। अभी दरवाजा लॉक करके वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जा ही रहा होता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे पलट के जब देखता है तो एक औरत नजर आती है उसी दरवाजे की तरफ जो बज रहा होता है। उससे पहले ना तो वो औरत थी, ना ही कोई और उधर मौजूद था। वो भागता हुआ अपने सुपरवाइजर के पास जाता है। सुपरवाइजर उसकी शक्ल देख के पहचान जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने कोई जिन भूत देख लिया? जिसपे वो कहता है हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो उसकी बात काटते हुए वो सुपरवाइजर बोलता है, कहीं तुमने एक ब्लॉन्ड बालों वाली बगैर चेहरे की औरत तो नहीं देख ली? ये उसके बाद उसके और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चलता है कि उस औरत की हिस्ट्री है 1958 में एक ट्रेन कोलिजन हुआ था जिसमें 10 लोग मारे गए थे। उन 10 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर वो औरत थी जिसकी रूह आज तक उस स्टेशन पर भटकती है। इसी तरीके से बीकन ट्री स्टेशन से 12 मील दूर एक और स्टेशन है जो कि हाइड पार्क के कॉर्नर पे आता है। हाइड पार्क का जो वो स्टेशन है वो तकरीबन लंदन के सेंटर शहर में मौजूद है। कहा जाता है कि 1978 में एक शख्स वहां काम कर रहा था। जब सारी ट्रेन्स अपने रूटीन के हिसाब से चल चुकी थीं और बंद हो चुकी थीं, तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक काम होना था जिसकी वजह से 2-4 लोग वहां रुक चुके थे। रात के तकरीबन 1 बजे के वक्त
दो शख्स उस रूम में बैठे हुए थे जो कि एक एलिवेटर से बहुत ही करीब था। तो अचानक से रात में उनको आवाज आना शुरू होती है जैसे एलिवेटर चल रही है। जाते हैं, देखते हैं तो वाकई में एक एलिवेटर चल रही होती है। हैरानी की बात यह थी कि वो एलिवेटर चल कैसे सकती है जबकि उसका सर्किट ब्रेकर इन लोगों ने ही निकाला होता है। और दूसरी बात यह कि अगर सर्किट ब्रेकर लगा भी हो तो एक की होती है जिसको लगाने के बाद वो एलिवेटर चलती है। खैर, मैकेनिकल प्रॉब्लम समझ के वो बात को इग्नोर कर गए और दो लोग जो उधर मौजूद थे वो अपने दफ्तर में दोबारा चले गए। एक शख्स अपने ऑफिस में बैठ गया और दूसरा शख्स शीशे के सामने खड़ा हो गया और एलिवेटर को देखने लगा। जब 10-15 मिनट गुजर गए और वो शख्स अपनी जगह से ना हिला तो उसका दोस्त जो साथ में ही था वो उसके पास गया और उसने उसको जब देखा तो वो हैरान हो गया कि उस लड़के को जो कि खिड़की के उस पार देख रहा था, अजीब उसके चेहरे पे सकता हुआ है, ऐसा जैसे उसको कोई सीजर्स पड़ रहे हैं। जब उसके सीजर्स खत्म हुए और वो वापस नॉर्मल हुआ तो उसने उस अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने वो शख्स देखा, जिसपे वो कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। कहते हैं कि अभी वहां पे वो शख्स मौजूद है जो हमें देख रहा है। इसी तरह कई सारे और वाकयात लंदन अंडरग्राउंड के मौजूद हैं। अगर कोई लंदन में आपका जानने वाला रहता है तो आप उससे पूछिए, वो आपको शायद और मजीद वाकयात भी बताए। लेकिन सबसे अजीब और गरीब वाकया जो है वो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ये अंडरग्राउंड स्टेशन में काम करना बहुत मुश्किल होता है और उन काम में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है ट्रैक वॉकर्स का, जो कि उनका काम ये होता है कि जब रात के 12 या 1 बजे के बाद ट्रेन बंद हो जाती है तो वो उस ट्रैक पे पैदल चलते हैं 4-4, 5-5 मील एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, ये देखने के लिए कि कोई पैसेंजर रह तो नहीं गया या कोई ड्रग एडिक्ट्स तो वहां पे नहीं बैठे हुए या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे ट्रेन को खतरा हो सके, फलाना फलाना। इसी तरीके से बिल मकॉन नाम का एक शख्स 2000 में ट्रैक वॉकर के लिए एक स्टेशन से नीचे उतरता है और इस बिल मकॉन की जो एक्सपीरियंस था वो 20 साल का एक्सपीरियंस था ट्रैक वॉकिंग में। वो बताता है कि मैं अभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में चल ही रहा था और उस जगह का माहौल इस तरह का होता है कि वहां पे ना लाइट होती है ना ही कोई विंडो होती है। एक तो अंडरग्राउंड है, ऊपर से ट्रेन भी नहीं आ रही तो लाइट्स भी नहीं है, तो सिर्फ एक टॉर्च होती है जिसके जरिए आपको इतने मील पैदल चलना पड़ता है और सब कुछ देखना पड़ता है। तो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर चला ही था कि मुझे थोड़ी सी थकान हुई, मैं वहीं कोने पे ट्रैक पे बैठ गया। कहता अभी 2 मिनट ही गुजरे थे हुए कि अचानक से मेरे राइट से मुझे आवाज आई। मैंने टॉर्च मार के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कहते मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई चल रहा है। कहते मैंने टॉर्च मार के देखा तो वहां कुछ नहीं था। अभी ये सब मरहला चल ही रहा था कि फिर से उसको अपने राइट से किसी के वॉक करने की आवाज आई और हैरानी की बात यह थी कि आवाज के साथ साथ किसी के कदमों के बाकायदा निशान तक नजर आ रहे थे। जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच के हिस्से पे फुटस्टेप बनते हुए नजर आ रहे थे
और ये उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिस डायरेक्शन में उस ट्रैक वॉकर ने आगे जाना था। कहता है वो जो भी चीज थी वो मेरे सामने वॉक करती हुई गई है, हालांकि वहां कोई नहीं था उसके अलावा, लेकिन फिर भी उसने वो फुटस्टेप्स बनते हुए देखे। फिर वो जब फुटस्टेप अंधेरे में गए तो गायब हो गए, और ये उसी जगह पे थे जहां पे इस बिल मकॉन ने जाके एक्सप्लोर करना था। कहता है मैं अपनी ड्यूटी पूरी की, मैं उस जगह तक गया, और जब मैं वापस अपने ऊपर सुपरवाइजर के पास गया तो उसने मेरे बोलने से ही पहले मुझे ही कह दिया कि क्या तुमने भी वहां पे फुटस्टेप्स देखे हैं? लंदन अंडरग्राउंड 1890 से जो बनी हुई एक ट्रैक है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कई हजार लोगों को भी अपने बंकर्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और 2005 में तो हम सब ने ही देखा था जो उस स्टेशन पे अटैक हुआ था। तो एक हिस्ट्री है उस जगह की, एक ऐसी हिस्ट्री जिसके बारे में नॉर्मली किताबों में तो नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिसे ये कहा जा सकता है कि ये लंदन की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। सबसे पहले पिछले 3 हफ्तों से हम शो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह बता देता हूं, शायद आप लोग का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। सबसे पहले तो हुआ ये कि मैं शो करने आया एक थर्सडे को, जिसमें हमारा इंटरनेट स्टेशन का नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं शो नहीं कर पाया। उसके बाद 2 वीक्स मैं शो नहीं कर सका मजीद, और उसकी वजह थी मेरी बड़ी बहन जो कि मुझसे 3 साल ही बड़ी थी, उसका अचानक से इंतकाल हो गया। बस, तो अब आप लोग को वजह पता चल चुकी है। अगर मौका लगे और आपको मौका मिले तो मेरी बहन के लिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ कर लीजिएगा। खैर, शो का आगाज करते हैं। शो में शामिल होने के 4-5 तरीके जो कि मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग हमें SMS करें, अपने हाजिरी लगाइए, आप बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें शो में कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676,
ये 2 नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल करके अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारी टेलीफोन लाइंस सही हुई कि नहीं हुई, उम्मीद है कि हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप सबको जो है वो PTCL को किसी भी तरीके से शिकायतें करनी चाहिए कि PTCL वालों 103 का फोन सही कर दो, क्योंकि हमारे बेचारे टेक्नीशियंस ने जिस हद तक हो सकता है उन्होंने कर दिया है। अगर आप लोग मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, और अगर आप लोग चाहें तो अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं ईमेल पे। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, हमारे ऑफिशियल पेजेस आपको मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhajaliaskari, उसको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइएगा। आई थिंक ये सारी बातें तो आप लोग को नेचुरली पता ही होनी चाहिए। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खैर छोड़ें, ये बात ही बेकार है करने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट सुनना है हॉरर रिलेटेड, तो हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस शो के अलावा भी यूट्यूब कंटेंट वहां पे मौजूद है जो कि एक्सक्लूसिव यूट्यूब के लिए है। तो इसलिए आपके लिए वो चैनल जरूरी है सब्सक्राइब करना। चलो जनाब, सबसे पहले जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं। सैयद साद कहते हैं, इट्स सो हार्ड टू कैच योर लाइव शोज हियर इन कनाडा एज इट्स 2:30 PM हियर इन ऑफिस टाइम। आई एम सो सॉरी सैयद साद। अब इसका हल जो है ना वो सिर्फ एक है कि आप यूट्यूब पे हमारा शो आराम से सुन लें। प्रतिमश आप एक ही मैसेज करे जा रहे हैं, सही मतलब सही है आप। मीशा अली जो है वो हमारा शो सुन रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहेब मानी, थैंक यू सो मच। फहद सईद, थैंक यू। मंसूर खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं रशीद, थैंक यू सो मच। एंड दानिश अली, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ताहा जौहरी, आपका भी मैसेज आया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। तूबा शायद, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग हैं। ये प्रथमेश, थोड़े क्या हो गया भाई? सही इनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कौन है ये एक ही चीज बार बार रिपीट करे जा रही है, ये इसी तरह करते रहेंगे। मतलब ये इनको ये फनी लग रही है बात? नहीं है, फनी नहीं है, ये स्टूपिड है। मोहम्मद रेहान हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुजम्मिल फारूकी, थैंक यू। फुरकान, शामिर शाह, आप तमाम लोग के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं करना चाहूंगा कि फेसबुक लाइव अब बंद हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने पूरा शो सुनना है तो आप हमें यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो अब आप लोग हमें यूट्यूब पे ही पूरा सुनेंगे, ये सिर्फ फेसबुक लाइव वालों के लिए। चलो जनाब, बढ़ते अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें कोमल अंसारी ने भेजी है। ईमेल कुछ यूं है कि हेलो मिनहाज, कैसे हैं आप? मैं जो किस्सा बता रही हूं वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे चाचा के साथ पेश आया था 2000 में। वो लोग उस जमाने में गुलिस्तान जौहर में रहते थे
और उनका अपार्टमेंट सफारी पार्क के बिल्कुल ही करीब था। अपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ ही सफारी पार्क का पिछला हिस्सा, जंगल टाइप एरिया जो है वो जाता है। खैर, उन्होंने बताया कि एक रात वो वॉक करने गए, तकरीबन रात की 11 से 12 के बीच का वक्त था। तब बाउंड्री वॉल बनी हुई नहीं थी और लोग अंदर जा सकते थे वहीं से। तो उन्होंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट लेकर ट्रैक पर निकल जाऊंगा, बजाय इसके कि मेन गेट से जाऊं। जब वो अंदर झाड़ियों से निकलकर ट्रैक पर आए वॉक करते करते, तो उनकी नजर दूर के दरख्त झाड़ियों पर पड़ी तो देखा कि कुछ मटकियां हवा में फ्लोट कर रही हैं और उनमें से आग भी निकल रही है। एक मिनट को वहम समझा, सोचा कि लोग रहते हैं, हो सकता है मटकियों में आग रोशनी की वजह से लगाई हो और इसका बंदोबस्त करके दरख्त पे लटका दिया हो, लेकिन नहीं। उस वक्त उन्हें यकीन हो गया जब एक मटका वाकई हवा में उड़ता हुआ उनके ऊपर से निकल गया और फिर उनको कुछ ठीक भी नहीं लगा। मामला ट्रैक से उतर के उसी रास्ते वापस आ गए और सोचा इस वक्त वॉक नहीं हो सकती, सुबह उठकर चला जाऊंगा, क्योंकि उनकी रूटीन में शामिल थी। तो रात जो देखा वो सब भुलाकर फजर के बाद निकले वॉक के लिए। पहुंचते पहुंचते सवेरा हो गया, ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे, सुबह का टाइम था। मेरे चाचा वॉक करते काफी अंदर तक चले गए, जहां अब पॉन्ड्स वगैरह हैं। थोड़ी देर में उन्हें लगा कि कोई पीछे चल रहा है, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी बात थी। जैसे वो आए हैं वैसे ही और भी लोग होंगे उस ट्रैक पे वॉक करने के लिए। वॉक करते करते जो उनकी नजर उस पीछे आने वाले शख्स के साए पर पड़ी, तो वो काफी लंबा शख्स का था। फिर और कुछ कदम बढ़ाए तो वो साया और लंबा हो गया। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ा दी बगैर पीछे देखे। जॉग करते हुए देखते हैं कि पीछे से आने वाला शख्स और तेजी से बड़ा है और तेजी से आ रहा है, साथ साथ उसका साया भी बेतहाशा लंबा होता जा रहा है। उन्होंने रुक के देखने के बजाय तेज दौड़ लगाई और दुआएं पढ़ते हुए उस जगह से निकल आया और जाकर बाहर निकल के जैसी पलटे तो देखा कि ना बंदा है ना बंदे की कोई जात, सिवाय उनके और कुछ माली जो वहां काम कर रहे थे। तीसरा शख्स कोई नहीं था। उन्हें उस वक्त सुबह हुए कि उन्हें उस वक्त रात में हुआ वह वाकया भी याद आ गया, तो उन्होंने उस चीज को इस लिंक से जोड़ दिया। खैर, इस कश्मकश में वो कार में बैठे और घर को रवाना हो गए। और भी बहुत सारे वाकयात हैं उस जगह के, कभी और टाइम मिला तो जरूर शेयर करेंगे। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया। खैर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह की ये बात बता रहे हैं गुलिस्तान जौहर में, आई थिंक बहुत सारे लोग जान गए होंगे वो कौन सा अपार्टमेंट है। और इक्का दुक्का ही अपार्टमेंट है, आई थिंक ये वही अपार्टमेंट है जिनके नीचे फर्नीचर मार्केट भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस जगह के बारे में मैंने भी बहुत पहले बहुत सारे वाकयात इसी तरह के सुने थे, इस वजह से भी क्योंकि एक जंगल का इलाका है, जंगल वाला इलाका है, सफारी पार्क है जो कि उसके पीछे नजर आता है। और बहुत सारे अपार्टमेंट्स की जो ओपनिंग है, यानी कि पीछे का एक बैक साइड दरवाजा भी उस पार्क में खुल जाता है आराम से, तो लोग वहां से मैनूवर कर लेते हैं सफारी पार्क के अंदर। अब का मुझे नहीं मालूम, पहले एक जमाने में उन अपार्टमेंट्स में ये काफी बात मशहूर थी कि कोई रात को 11-12 बजे के बाद उस जगह पे नहीं निकलता था, क्योंकि वहां पे लोगों के साथ कुछ इस तरह के वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से रात को निकलना
मना कर दिया गया था। अब ये बात मैं कर रहा हूं 2000, अर्ली 2000 या 99 उस जमाने की, जब नीपा से आगे शहर खत्म हो चुका होता था। गुलिस्तान जौहर में चंद ही कुछ जगहें थी जो बनी हुई थी, जैसे केयू और एनईडी तो बनी हुई थी, लेकिन ये कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो हैं वो एक जौहर चौरंगी कॉर्नर पे बना हुआ था जो कि मुझे याद है, एक ये फर्नीचर मार्केट जो कि उस वक्त तो शायद नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक अपार्टमेंट होते थे, और आई थिंक एक या दो बसेस जाती थी उधर बस। तो मैं 2000 आई थिंक 99 में गया था पहली दफा गुलिस्तान जौहर, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं किधर आ गया हूं, ये कौन सी जगह है, खौफ के मारे, डर के मारे, और ये मैं शाम के टाइम में गया था। खैर, ऐसी जगहें हमारे इस तेज तरीन शहर में भी हैं जो कि बीचों बीच में होते हुए भी उस जगह पे सुनसानियत है। ऐसे बहुत सारे मकानात, ऐसे बहुत सारे जगहें आपको नजर आती होंगी अपने ही शहर में, जिसके इर्द गिर्द तो इतना शोर है, इतनी रौनक है, लेकिन उस जगह पे वीरानियत है। क्या वजह हो सकती है? कुछ लोगों का कहना यह है कि कई सालों से जो जगह बंद रहती है उसका एक परसेप्शन बन जाता है लोगों के साथ कि ये जगह खाली है तो इधर कुछ होगा, ये होगा। लेकिन कुछ लोग जो उन मकानात के, उन जगहों के करीब रहते हैं, कुछ उनके साथ ऐसे वाकयात पेश आए होते हैं जिसकी वजह से उस जगह को वो पुरस्रार करार देते हैं। खैर, हमारे फोन लाइंस खुल चुकी हैं, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें SMS करना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 6278 पे। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें मैसेज एंड सेंड इस टू 6278, वरना ईमेल आप लोग हमें कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलो जनाब, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम अनम अब्दुल शकूर है। मैं कराची में एक टाउन केमाड़ी में रहती हूँ और ये वाकया जिनसे रिलेटेड है वो भी आपका शो बहुत शौक से सुनती हैं, उनके इसरार पे ही मैं ईमेल कर रही हूँ। खैर, वाकया यूं है कि बात कुछ 2010 की होगी। तकरीबन गर्मियों की छुट्टियां थीं। कजन सब पड़ोस के एक घर जाकर खेलते थे जिनका एक बहुत बड़ा सहन था और उसमें एक घना बड़ा दरख्त भी था जो दोपहर को तपती धूप से डरा देता तो रात को उसी दरख्त को देखकर वहशत होती। खैर, सब बच्चे उनके सहन में रोजाना खेलते और जूं ही मगरिब होने को होती तो घर वाले खेलने से मना कर देते और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते। मामूल के मुताबिक एक दिन सब शाम के 4 बजे से जमा हुए और खेलने में मसरूफ हो गए।
और घर वाले किसी वजह से अपने काम में मसरूफ हो गए। मगरिब हो गई, रात होने को थी, तो थकने की वजह से घर जाने का फैसला किया सब अपने घर चले गए और मेरी कजन भी खाना खा के, जैसे रात में बच्चे जल्दी सोते हैं वो भी सोने लगी और सो गई। जो ही आधी रात गुजरी तो जो लोग खेलने जाते थे उनकी बेटी ने कजन को उठाया कि उठो, आओ चलो खेलते हैं। मेरी कजन भी उठकर उसे फॉलो करने लगी। एक रूम से दूसरे रूम चली गई। होश तो उसे तब आया जब वॉशरूम में एंटर होने के बाद उसकी दीवार से गुजर गई। जब वो कजन दीवार से गुजर गई, मेरी कजन हक्का बक्का रह गई, भागकर अपनी अम्मी के पास गई। सुबह अम्मी को बताया तो अम्मी ने किसी आलिम से पूछा। उन्होंने बताया आपकी बेटी खेलते हुए दूसरी मखलूक को प्यारी लगी, वो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। अगर और पीछे चली जाती तो शायद कभी आप लोग उससे ना मिल पाते। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अनम, थैंक यू। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि जब भी ईमेल लिखें, सेंड करने से पहले देख लें कि क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, उर्दू सही है। क्योंकि मैं लाइव पढ़ रहा होता हूं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग ईमेल की तरफ जो कि मुझे काफी पहले आई थी और मैं चूंकि शो नहीं कर रहा था इसकी वजह से शामिल नहीं कर सका, तो अब उस ईमेल को शामिल करता हूं। सलाम मिनहाज, मेरा नाम फजील है और कुछ अरसे ही पहले यूट्यूब पे आपका शो सुनना शुरू किया। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं जो कि मेरे मरहूम भाई से के हवाले से है। मेरे भाई और मेरे वालिद साहब पुलिस में नौकरी किया करते थे। 1992 में मेरे वालिद इंस्पेक्टर थे और मेरा भाई ASI, और वो मेरे वालिद का ही सब ऑर्डिनेट भी था। राजनपुर पंजाब में एक उनको टिप मिली कि कुछ डकैत छुपे हुए हैं। उन्होंने बाकी पुलिस वालों के साथ मिलके मेरे वालिद ने और मेरे भाई ने उस जगह पे रेड मारी, जिसमें डकैती के गैंग मेंबर्स तो मारे गए, लेकिन साथ साथ उनकी फायरिंग से चंद सिपाही भी शहीद हुए और मेरे भाई को भी पेट पे गोली लगी, लेकिन उस वक्त तक वो सही था।
3 दिन के बाद, सर्जरी हो जाने के बाद, उसको अचानक से एक दिन उल्टी आई, और चूंकि वो उठा हुआ नहीं था, लेटा हुआ था, तो लेटे लेटे जब उल्टी आती है तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा लंग में चली गई, जिसकी वजह से उसका केस बिगड़ गया और उसकी वफात हो गई। उस वक्त मैं 4 साल का था और मेरा भाई, जिसकी उम्र 22 साल थी, सबसे बड़ा था हम सारे बहन भाइयों में। अब मेरी उम्र 32 साल है, इस्लामाबाद में रहता हूं और एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूं। मिनहाज, मेरे बड़े भाई की वफात के बाद हर एक फैमिली मेंबर को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा बड़ा भाई उनको पुकार रहा है, कभी नाम से, कभी उनको ऐसा लगता है कि वो शलवार कमीज या वो कपड़े उन्होंने देख लिए जो मेरा बड़ा भाई पहना करता था, जैसे ग्रीन खद्दर की शलवार कमीज, या फिर जैसे मेरे भाई अपना गला जब खुश्क हो जाता था तो एक आवाज निकालता था गला सही करने के लिए, तो वैसी आवाज हमारे सारे फैमिली मेंबर्स ने आज तक सुनी है। मेरे छोटे बहन भाई जो कि उस वक्त 2 या 2.5 साल के थे जब उसका इंतकाल हुआ था, तो उस जमाने में वो घर के कोने में भाग के जाते थे और खड़े हो जाया करते थे। जब वालिदा मोहतरमा उनसे पूछती थी कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, तो कहते हैं हम लोग जाते हैं क्योंकि वहां पे भैया खड़े होते हैं। कहते हैं कि 28 साल गुजर चुके हैं, आज तक हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि वालिदैन, वालिदा, मेरे बहन भाई, हम सबको मेरे भाई की आवाज आती है। और ये सारे वाकयात हमारे भावलपुर का जो आबाई घर है उसमें होता है। कहते हैं कि लास्ट ईद मैं जब उधर गया भावलपुर में अपने घर में, तो मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मुझे अचानक से आवाज आई, शानी, जो कि मेरा भाई मुझे पुकारा करता था। तो मैंने भी इतने सालों के बाद, इतने सारे वाकयात होने के बाद अब जवाब देना शुरू कर दिए। तो मैंने भी अपने भाई को या उसकी आवाज को या उसकी रूह को वहां जवाब दिया, हाँ भैया, जिस पे फिर जवाब आया, बाऊ। उनके भाई जो थे अपने छोटे भाई को बहू कहते थे। कहते मैंने इसीलिए जवाब दिया था ताकि मुझे ये, मैं इनक्विजिटिव था कि अब आखिर आगे क्या होगा। लेकिन उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरी वालिदा और मेरी बड़ी बहनें, यहां तक कि मेरे नीसेस, उन सब ने मेरे भाई की आवाज सुनी है। उस वक्त भी जब मैं कमरे में मौजूद था, सब ने वो आवाज सुनी थी और सब हैरान हो गए थे कि ये तो बड़े भाई की आवाज है, और सब ने ही सुनी थी। कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरा ईमान है कि एक दफा जब शख्स मर जाता है और उसकी रूह चली जाती है तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे ये बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही कि ये कोई एंटिटी है या हमजात है जो कि मेरे भाई के रूप में हमारे घर में आता है और हमसे कम्युनिकेट करता है। जो भी है, कहते हैं जो भी है, आई लव इट, क्योंकि इसके जरिए मैं इमोशनली अपने भाई से अभी तक कनेक्ट हूं। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, मुझे उसकी प्रेजेंस फील होती है। और हैरत की बात यह है कि ये सारे वाकयात सिर्फ उसी आबाई घर में होते हैं जो कि भावलपुर में मौजूद है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फजील, आपने एक बहुत अपनी पर्सनल चीज हमसे शेयर की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी ट्रॉमा से तकरीबन मैं भी अभी गुजर रहा हूं। मैं
अभी आप लोगों के सामने शो तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से ये शो कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे हर सेकंड ये लगता है कि मेरी बहन आ जाएगी, बल्कि फॉर दैट मैटर पूरे दिन मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि मेरी बहन चली गई है। बस रात के एक पहर में ये बात क्लिक करती है और फिर पूरी दुनिया मेरी घूम जाती है। इस बात से मैं इसलिए रिलेट करता हूं क्योंकि मैं जब आखिरी रस्मात हो रही थी मेरी बहन की, तो उसका चेहरा दिखा रहे थे हम लोग। उसकी 7 साल की बेटी है, उसको दिखा रहे थे, क्योंकि भाइयों को इजाजत होती देखने की। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग खड़े हुए थे और बाकी सारी औरतें थीं। तो मैं बड़ा गौर से अपनी बहन को देख रहा था, बिल्कुल ही मैं उसके सर पे खड़ा हुआ था। तो वो कफन में लिपटी हुई थी, जो मैंने कभी ना सोचा था कि भजिया ऐसे नहीं लेट सकती। खैर, तो मैं बड़े गौर से देख रहा था और मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मैं सबके सामने ना रोऊं, क्योंकि मेरी वालदा की बड़ी तबीयत खराब होने के चांसेस थे। मुझे डर ये था, और मैं बड़ा भी हूं, मेरा भाई, सबको मुझे कंट्रोल करना था। जब बाकी जितने लोग भी थे वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो मैं सर नीचे करके अपनी बहन को बस देख रहा था और दिल ही दिल में बातें कर रहा था कि भजिया चली गई यहाँ पर, ये फलाना। तो मुझे एक सेकंड की लगा कि मेरी बहन की आंखें जो वो है ना, हिली हैं। अच्छा, उस वक्त मुझे हुआ कि यार ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन आप जब इस ट्रॉमा में होते हैं ना, तो आप मैं तो क्योंकि था, तो इसलिए मैं दंग रह गया कि मैं शायद मेरा ये हो गया था कि मैं अभी चीखूं और मैं बोलूं कि भजिया जिंदा है, ये तो एक्टिंग कर रही हैं, ये आंखें इनकी चल रही हैं। और मैं बहुत देर तक, मैं कोई 2-3 मिनट तक अपनी बहन को देखता रहा उस इवेंट के बाद, कि शायद दोबारा आंखें थोड़ी सी मूव करें, शायद डॉक्टर्स की कोई गलत फहमी की वजह से ऐसा हो गया हो, या कोई मिरेकल हो गया हो। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बहन मुझे रोज कॉल करती थी। अभी भी मुझे उसकी कॉल आती है, लेकिन अब मेरी बहन की आवाज नहीं होती, उसकी 7 साल की बेटी की आवाज होती है। खैर, तो कभी कभी इंसान का दिमाग चूंकि इतना पावरफुल है कि आप वो अज्यूम करने लग जाते हैं, आपकी जिंदगी में वो होने लग जाता है जो आप सोच रहे होते हैं। तो हो सकता है फजील आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन जो आपने बताया कि आपके पूरे घर वालों ने सुना है, तो ये एक अजीब फिनोमेना है। सीरियसली ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और कोई इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल रखता हो तो प्लीज हमें बताए, चाहे SMS के जरिए, चाहे YouTube कमेंट्स के जरिए, चाहे ईमेल के जरिए। चले जनाब, डरते डरते टेलीफोन लाइंस अब हमने ऑन की हैं,
तो देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। उम्मीद करता हूं कि लाइन सही हो गई होगी, अगर खराब हुई तो पहले से माजर। बढ़ते हैं लाइन की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जहांगीर बात कर रहा हूँ, कराची। जहांगीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। जबरदस्त, अच्छी बात है। ये बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? मेरी खाला है लाहौर में ना, तो उनके शौहर थे, वो लेक्चरर थे, तो उनका इंतकाल हो गया। उनका कमरा था। सही। तो सब और जो मेरी खालें 2-3 वो भी आई हुई थी, 3 खालें थी और एक और थी, 4 लोग थे। ये कहीं बैठे हुए थे वहां पर इंतकाल के कुछ 4-5 दिन के बाद। तो इन सबने देखा कि वो खालू आए, अपनी किताबों को ऐसे देखा और फौरन वापस चले गए। अच्छा। तो इन चारों ने देखा और उसके बनने के उनके 4-5 दिन बाद। तो ये वाकया। और ये एक से ज्यादा लोगों ने देखा? जी जी, 4 औरतें थी, ये बैठी हुई थी सारी, अफसोस के लिए बैठे होते हैं तो कमरे में बैठे हुए थे। तो दूसरे जो बाहर कहीं किताबों का रैक था उनका, उसमें अक्सर वो किताबें निकालते थे, पढ़ते थे, फिर चले। तो वो आए और चंद सेकंड के लिए और उन्होंने किताबों को देखा, चले। अच्छा, क्योंकि बड़ा ये अजीब फिनोमेना है ये। देखिए, ऐसे मैंने और भी बहुत से वाकया सुने। बताइए। रूह को ना, अल्लाह ने, रूह बड़ी पावरफुल चीज है। रूह अगर आना चाहे ना आ जाती है, जिस्म के साथ भी आ जाती है, वैसे भी आ जाती है, मगर उसकी इजाजत नहीं होती, मगर ये कि फिर भी आ जाते हैं। कभी कभार हुए ऐसे वाकया। अच्छा, चलें देखते हैं कि जो हमारे, मैं इसके बारे में ना जरा अपने अब जो आलिम दीन है उनसे भी जरा पूछूंगा कि आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल होती है दुनिया में, हम जाग भी होते हैं। नहीं, वो तो बात सही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन जो चीज खुदा के मैकेनिज्म में आती है तो उसका कोई ना कोई तो तरीकेकार होगा ना। देखें, खुदा का कानून ये है कि इंसान का जिस्म गल जाता है, सड़ जाता है। सही। मगर हमने ऐसे कितने लोगों से मिले हैं जिन्होंने ऐसी लाशें देखी हैं जो बिल्कुल तरोताजा है, उनके कफन तक सही होते हैं। कौन सा ऐसा आप बताएं? हजारों वाकयात हैं, 3-4 तो मैं जानता हूँ। आपने कौन से बताइए? देखिए, एक सैलानी साहब है, उम्मत में लिखते हैं। सही। उन्होंने एक वाकया लिखा कि जो ये ईसा नगरी का कब्रिस्तान है ना, जहाँ पर वो बन रही थी रोड, तो कब्रिस्तान का हिस्सा आ रहा था वहाँ। सही। ये बन रही थी लियारी एक्सप्रेस वे। सही। तो हुकूमत ने वहाँ बैनर लगा दिए कि जिनकी कब्रें हैं वो यहाँ से मूव कर दें, उनको फलानी जगह अलॉट की हुई है, और उन्होंने एक टाइम ले लिया। तो लोगों ने अपनी, जो लोग जिंदा थे जिनको पता था, उन्होंने सारी कब्रें वहाँ शिफ्ट कर दी। सही। अच्छा, उन कब्रों में 2 कब्रें ऐसी निकली जो बाप बेटे की थी और वो पीर कॉलोनी के रहने वाले थे, और दोनों की कब्रें दूर दूर थी थोड़ी। अच्छा। मगर दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, उनके कफन भी ठीक थे। अच्छा, इसके अलावा 2-3 लाशें और भी निकली थी जो बिल्कुल ठीक थी, मगर उनके कोई लवाहिकीन नहीं आए। तो इन दोनों की लाशों को साथ उनको दफना दिया। अच्छा, हुआ ये था कि उनका बेटा जो था वो कैंसर गिर गया दोस्तों के साथ, बहुत नीक का लड़का था, अच्छा नमाजी परहेजगार, तो वहां डूब के उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, एम्बुलेंस में जब उसकी लाश आई पीर कॉलोनी में उनके घर पे, वालिद साहब ने जब ये देखा तो उनको भी हार्ट अटैक, उनका भी इंतकाल हो गया। तो इनको जो है ना दफना दिया, तो तकरीबन 7 साल के बाद इनकी लाशें बिल्कुल सही निकली। 7 साल बाद? जी जी। चलें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वाकया याद आ गया आपके इस पॉइंट से, जो कि मैं बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच। अगर एक और वाकया अगर आप बताएं तो मैं बता सकता हूँ। असल में मैं आपकी लाइन इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑन एयर आवाज बहुत खराब जा रही है। चले कोई बात, चले, सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात जो मुझे याद आई वो ये है कि एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही है अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के नाम से। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि वो कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो कि टिल डेट, यानी कि हम आज 6 नवंबर 2020 चल रहा है, टिल डेट आज तक वो अनसॉल्व्ड हैं। और ऐसे ऐसे केसेस हैं, आप सुनेंगे आप लोग हैरान रह जाएंगे। जैसे एक केस था
कि एक औरत ओस्लो में एक होटल में जाती है, चेक इन करती है और 3 दिन के बाद उसकी लाश वहां से मिलती है। टिल डेट उस लड़की का नाम नहीं पता, वो कहाँ पैदा हुई नहीं पता, उसका कोई रिश्तेदार था कि नहीं था पता है, वो कहाँ कौन से मुल्क से ताल्लुक रखती थी, वो ओस्लो में क्या कर रही थी, कुछ नहीं मालूम। उसकी डेथ कैसे हुई एक मिस्ट्री है, जरूर देखिएगा। उसी में एक स्टोरी थी जिसमें इसी औरत की, हाँ यही वाली थी, सॉरी, ओस्लो में एक होटल में एक औरत चेक इन करती है, जाती है अपने रूम में और रुकती है 3-4 दिन के लिए। जब सिक्योरिटी वालों को और जो स्टाफ होता है वहां का रिसेप्शन पे, उनको एक बात खलती है कि चेक इन के टाइम पे उस औरत ने ना तो अपना क्रेडिट कार्ड दिया, ना ही कोई पैसे दिए, और वो आराम से होटल में जाके चेक इन करके बैठी हुई है कमरे में। तो एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजा गया कि जाके देखा जाए और अगर वो साहिबा मिले तो उनको वापस लेके जाए। वो सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे तक पहुंचता ही है कि उसको अचानक से एक फायर की आवाज आती है, ठा करके फायर चलता है। वो जाके भाग के कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है। ये समझिए कि जिसने मर्डर किया वो अभी बाहर निकलेगा और वो इसको पकड़ लेगा, लेकिन 5-10 मिनट तक इंतजार करने के बावजूद वहां से उस कमरे से कोई नहीं निकलता। वो जाता है, सुपरवाइजर को लेके आता है, वो दरवाजा खोलते हैं तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, उसी औरत की जिसने चेक इन किया होता है। अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई, किधर से उसका ताल्लुक था, उसके कोई रिश्तेदार थे भी कि नहीं थे, उसके वालिदैन थे या नहीं थे। और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सब कुछ दिखा दिया कि एक शख्स ने अपने दिमाग में ये बात डाल ली कि मुझे इस औरत को, इस गुमनाम औरत को जिसको दफना दिया गया 1 साल के बाद, उसके कब्र पे उसके नाम होना जरूरी है। इस बात पे एक डिटेक्टिव उस केस के पीछे पड़ गया जो कि अभी तक पड़ा हुआ है। उन्होंने तकरीबन 20 साल के बाद, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, 20-25 साल पुराना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी रिसेंट टाइम में जब साइंस ने तरक्की कर ली और डीएनए के जरिए, दांतों के जरिए, ब्लड सैंपल्स के जरिए आपको आपके रिश्तेदारों का पता चल जाता है, तो उसने कोर्ट से ऑर्डर लिया और 20 या 25 साल के बाद उस कब्र को दोबारा खोदा, ये सोचकर कि कोई एक ना एक हड्डी तो मिल ही जाएगी, सर, स्कल मिल जाएगा, दांत सबसे आखिर, कहते हैं दांत बहुत देर में गलते हैं, तो कोई भी एक ऐसी चीज मिल जाएगी। हैरत उसको उस वक्त हुई जब उन्होंने कब्र खोदी और वो बैग खोला जिसके अंदर उस औरत की डेड बॉडी थी, तो उसमें से जो डेड बॉडी थी वो ऑलमोस्ट, कहते हैं कि अपने ओरिजिनल हालत में थी, ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत डैमेजेस हुए हुए थे, लेकिन जिस हद तक वो सोच रहे थे उस हद तक तो कुछ हुआ भी नहीं था, बल्कि वो उसकी प्रॉपर शक्ल तक नुमायां हो रही थी। तो ये मुझे जहांगीर साहब ने जो अपना वाकया बताया उससे याद आया थोड़ा बहुत। तो मिरेकल्स डू हैपन, ये तो है। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें मोहम्मद शान ने भेजी है। वो कहते हैं, सलाम मिनहाज, मेरा नाम शान है, मैं आपका 10 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूं। मिनहाज, मेरी अम्मी के साथ एक बहुत ही खौफनाक वाकया आज से 2 साल पहले हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं अभी जिस घर में, जिस सोसाइटी में रहता हूं, वो सोसाइटी एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है। जब हम वहां शिफ्ट हुए तो हर रात हमें अपने रूम, स्टोर, इन सब जगहों से चीखने, रोने, किसी को मारने की डेली आवाजें आती थी। एक दिन गर्मियों की रात थी, लाइट गई हुई थी, हम सब फैमिली मेंबर्स एक साथ सब बातें करते करते अपने सहन में ही सो गए। मेरी अम्मी कहती हैं वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। वो कहती हैं जब हम सब सो रहे थे तो उनको अब्बू की आवाज आई और उन्होंने कहा मुझे पानी पिलाओ। चूंकि वो नींद में थी
तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा आवाज आई तो वो उठी और उन्होंने पानी लाकर जब अब्बू को दिया तो वो कहती हैं कि उनका सर ही नहीं था। वो बार बार आवाज दे रहे पानी पिलाओ। ये सब देखकर अम्मी वहीं बेहोश हो गईं। फिर हमने पढ़ाई वगैरह करवाई तो अल्लाह का शुक्र है अब सारे मामला वहां से ठीक हो गए। चले जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी एहसन दानिश बात कर रहा हूँ। एहसन तालिश? एहसन दानिश दानिश एहसन दानिश जी। एहसन क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं मीडिया से ही हूँ, इवेंट्स करता हूँ। इवेंट्स करते हैं, अच्छा। आपने पीछे रेडियो सेट खोला हुआ है क्या? नहीं, मैंने हेडसेट लगाया हुआ है। जी प्लीज उसको बंद कर दें। आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा बताइएगा, जल्दी से अपना वाक्य बताइएगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं गुरु मंदिर पर रहता था पहले, पिछले 20 साल पहले। बोलिए बोलिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी आप बोलते रहिए। अच्छा, तो बेसिकली गुरु मंदिर एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, मेमन्स का, मतलब एम के नाम से वो बिल्डिंग आती है। गुरु मंदिर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है? एम से आता है नाम। मैं उस बिल्डिंग अच्छा, नाम नहीं ले रहे आप, सही है। ठीक है। तो बेसिकली वहाँ काफी फ्लैट्स है, तो मैं भी तकरीबन 94 से लेके 2010 तक वहाँ रह रहा था। ठीक है। तो कुछ घर के अंदर कुछ हमने वाकयात देखे कि मेरी दादी की भी वहीं से डेथ हुई और मेरी अम्मी की भी वहीं से डेथ हुई। तो पता चला कि उस घर के अंदर कुछ असरात है। सही। तो हम लोग ये भी देखा था कि बेसिकली बैग के पास नीचे जो है वो ब्लड पड़ा होता था। क्या पड़ा होता था? ब्लड होता है ना, ब्लड। ब्लड? खून। जी जी। और आगे? तो हमने वो बेसिकली जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो हमने हमारे पीछे लोरी टाउन मस्जिद थी, तो हमने पता किया कि बोला कि यार आप लोग कुछ पढ़े यहाँ पे, क्योंकि कुछ घर वहाँ ऐसे थे जिसको कुछ घर फल रहे थे और कुछ घर ऐसे थे जिसको मतलब कि प्रॉब्लम्स हो गई। सही। ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली जब हम लोग घर छोड़ रहे थे 2011 के अंदर, तो हमें किसी ने कहा था कि आप ये ना बोले कि आप घर छोड़े, आप ये बोले कि आप कपड़े देखने जा रहे हैं। आप कपड़े देखने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो बोले थे कि वो आपको कुछ थे वो आपके साथ मतलब निकल जाते थे। अच्छा, मतलब अगर हम घर आपको में फॉलो कर रहे थे वो? जी फॉलो कर रहे थे? जी हाँ। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आप घर पे ये बात ना कीजिएगा कि घर छोड़ रहे हैं। अच्छा, बोले कि हम कुछ घर देखने जैसे हम जा रहे हैं, तो बोले कि आप ये मत बोलना कि घर देखने जा रहे हैं। तो बड़ा तो हमने मतलब बहुत वहाँ देखा कि मतलब बड़ा अजीब वाला टाइम था उस घर के। फिर के बाद फिर मैं क्लिफ्टन से मूव हुआ सैलानी के पास 3 साल के बाद। हेलो जी बोले। सैलानी के पास एक बिल्डिंग है, अब वहाँ एक 4th फ्लोर पे घर है जो 25 साल से बन रहा है। अच्छा। तो बेसिकली उसके बराबर में मैं रह रहा था। ये सैलानी वेलफेयर जो भादराबाद पे है? क्लिफ्टन पे? जी। अच्छा। तो बेसिकली मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ ये हुआ कि मेरे बराबर वाला कोई घर था वो 25 साल से बंद था। सही। तो हम लोग अक्सर छत पे जाते थे, तो कुछ मतलब लोगों ने बोला कि यार ये घर बंद है, कुछ अफरात होंगे। अच्छा, हमें क्या कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे गेट के बिल्कुल बराबर वाला गेट उनका था। सही। ठीक है। तो बेसिकली मैं वहाँ उस टाइम साइकिलें वहाँ खड़ी कर देता। तो अक्सर जो है मतलब हम रात में अगर घर में कहीं बैठे हैं लेट नाइट, अगर मैं अकेला हूँ
तो ऐसा फील होता था कि कोई वहां से मूवमेंट हो रही है गेट के पास से। सही। ठीक है, अक्सर मतलब छत से आवाज आ रही होती थी कि कोई ऊपर से कोई बच्चे मतलब कोई चल रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, पत्थर फेंक रहा है उस मतलब छतों पे, तो इस तरीके से हमें फील होता था। सही। अच्छा, जो इनकी ऑनर थी, मतलब ये लास्ट ईयर कोई इनकी ऑनर थी जिसकी यूएसए में रहती थी, तो जब वो यहाँ आई पाकिस्तान में तो उन्होंने घर बनाया। ठीक है, जो अमेरिका से जो इनकी जिस फ्लैट की ऑनर थी, तो यहाँ आके उन्होंने घर बनाया। तो उसके बाद से कुछ वाकयात ऐसे ज्यादा होने स्टार्ट हो गए कि मतलब अगर आपने गेट अंदर से लॉक किया हुआ है तो कोई बाहर से आके कैसे खोल सकता है, मतलब अंदर आके कैसे खोल सकता है। बिल्कुल। तो वो वाकयात हुए। ऐसा कि मेरे जब हमने वो घर वहां से चेंज किया तो मेरे अब्बू कहते थे कि वहाँ कुछ छोटे छोटे दिन के बच्चे थे तो आप लोगों को तंग करते थे, मतलब किसी ने पूछवाया। तो ये सीन हुआ था। अच्छा, अगर आपको अगर याद हो, आपने कहा था मोहाटा पैलेस का। बिल्कुल। हम एक शो कर रहे थे कंपनी का, तो बेसिकली अगर आप पीछे वाली साइड से आप जाते हैं, वहाँ कोई शेयर रखे हुए हैं पीछे वाली साइड से, अगर वॉशरूम से आप पीछे से जा रहे हैं। तो ये बात आपने भी बोली थी कि वहाँ कुछ असरात हैं, और बाकायदा मुझे महसूस भी हुआ था उस चीज के ऊपर। अच्छा। हाँ, क्योंकि अच्छा, और बात होता था अगर शो कर रहे हैं तो आपको पता है मोहाटा की 12 बजे तक की टाइमिंग है। बिल्कुल। और अगर आप जब आपका जब सेटअप नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो वो फिर वो रात में आपको मना नहीं करते, भले 4 बज जाए या 5 बज जाए। ठीक है, तो वहाँ हमने कुछ ऐसी चीजें भी नोट की थी कि मतलब कुछ है वाकयात वहाँ पे, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा था कि पीछे वाली साइड पे है और मतलब फील होता है वहाँ पे। वो पूरा एरिया बड़ा खतरनाक है। खैर बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भेजें। थैंक यू। माजरत आप सबसे भी कि आप लोगों को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ झेलनी पड़ रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पीटीसीएल वालों ने जो करना है वो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम हानिया फ्रॉम इंटीरियर सिंध, हैदराबाद। ये उस टाइम की बात है जब मेरे बाबा जान की शादी नहीं हुई थी। वो तबलीगी जमात के साथ बहुत जाते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बाबा ने मेरे दादा से जाने की इजाजत ली और तबलीगी जमात के साथ एक गांव में चले गए। वो और उनके एक दोस्त नमाज से फारिग होकर वॉशरूम गए। जैसे कि आपको पता है पहले वक्तों में वॉशरूम नहीं होते थे। वो टाइम मगरिब से पहले का हो रहा था। हर तरफ वीरानियत थी। वो जगह बहुत सुनसान थी। जैसे मेरे वालिद और उनके दोस्त हाजत के लिए बैठे तो सामने झाड़ियों में से कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज झाड़ियों को हटाते हुए बहुत तेजी से इनके नजदीक आ रही हो। वो आवाज ज्यादा दूर से नहीं आ रही थी। मेरे बाबा और उनके दोस्त ने जब सर ऊपर करके देखा तो वो खौफ से हिल भी नहीं सके। उन्होंने झाड़ियों में एक काला साया जो कि बहुत लंबा था और उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो उनके करीब आ रहा था। खौफ की वजह से जैसे उनकी जबान जम गई हो, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से बेसाख्ता अल्फाज निकल रहे थे। कभी वो बिस्मिल्लाह, कभी कोई कुरानी आयत, कभी कुछ पढ़ रहे थे। जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर भागे और मस्जिद में जाकर जमात वालों को ये बात बताई। तो फिर मस्जिद के इमाम ने बताया कि यहाँ इस तरह के बहुत से वाकयात होते रहते हैं। मेरे वालिद को डर लगता नहीं है, पर वो अजीब सी चीज देखी थी। आज भी उसको सोचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक और वाकया बताना चाहूंगी। ये वाकया भी मेरे बाबा की शादी से पहले हुआ था। मेरे बाबा रातों को बहुत देर तक घर से बाहर रहते थे। सर्दी की रात में कोई 10-11 बजे रोड पर चल रहे थे कि पीछे से एक बच्चे की आवाज आई जो कि फकीर था। मेरे वालिद के पास वो बच्चा आया तो बाबा ने देखा कि उस बच्चे के हाथ में एक थाल है जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ है, और वो बच्चा मेरे वालिद से कहता है मेरी मदद कर,
वो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं अगर घर कुछ लेकर नहीं गया तो मेरी अम्मी मुझे मारेंगी। मेरे वालिद को गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई, सर्दी की रात में इस टाइम बच्चे को मांगने के लिए भेजा है। मेरे वालिद ने कहा, चलो मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तुम्हारी अम्मी से पूछता हूं कि क्यों भेजा है तुम्हें घर से बाहर इस टाइम। मेरे वालिद ने सोचा कि मैं इसकी अम्मी को बोलूंगा भी और मदद भी कर दूंगा। उस बच्चे के साथ चलने लगे। मेरे वालिद तस्बीहात बहुत करते थे। वो बच्चे मेरे बाबा से थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। थोड़े आगे गए तो मेरे बाबा को लगा कि पीछे कोई भी नहीं है। मेरे बाबा ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान हुए, पर सोचा शायद कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। वो बच्चा डर गया होगा शायद। मेरे बाबा ने आगे पीछे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो बच्चा दूर दूर तक दोबारा नजर नहीं आया। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, दिस इज फहद फ्रॉम कराची। मेरे साथ लाइफ में बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको वो वाकया शेयर करने चाहता हूं जो कि मेरे साथ पर्सनली और फिजिकली एक्सपीरियंस किया है। ये तब का वाकया है जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल होगी। हमारी रिहाइश उस वक्त मलीर में थी। ये वाकया 2000 का है या उसके आसपास का। तब मलीर इतना आबाद नहीं था, काफी सुनसान था और बहुत कम लोगों की रिहाइश थी वहां पर। एक दिन जब मेरे स्कूल की छुट्टी हुई तो मेरी वालदा मुझे स्कूल से रोजाना की तरह लेने आई। उस वक्त छुट्टी के टाइम मैंने जिद करके एक प्लास्टिक का मास्क खरीद लिया। स्कूल की छुट्टी के टाइम बहुत सी चीजें वाले स्कूल के बाहर खड़े हुआ करते थे, तो मुझे याद है उस टाइम 2 रुपए का ब्लू वाला नोट मेरे पास था और मैंने एक डरावना सा मास्क ले लिया और उसे पहनकर खेलता हुआ अम्मी के साथ जा रहा था। रास्ते में अम्मी को अपनी एक दोस्त के यहाँ जाना था किसी काम से। दोस्त का घर स्कूल से करीब ही था, तो अम्मी मुझे भी अपने साथ वहां लेके चलती गई। मेरी अम्मी की दोस्त का घर कुछ ऐसा था कि एक पूरी लंबी सी गली थी जिसमें लाइन से घर बने हुए थे और घरों के सामने बड़ा सा ग्राउंड खाली था। वालदा की दोस्त का घर गली के बिल्कुल सेंटर में था। गली के उल्टे हाथ वाले एंड पर जहां गली की एंट्रेंस थी, वहां नीम का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था और सीधे हाथ वाले कोने पर दूर दूर तक लाइन से घर थे और आगे एंड पर दीवार। हम अम्मी के दोस्त के घर गए। वहां अम्मी की दोस्त से बैठकर बातें कर रही थीं। उनकी दोस्त के बच्चे उस वक्त स्कूल से घर नहीं आए थे, तो मैं अकेला बोर हो रहा था। मैंने सोचा बाहर गली में निकलकर देखूं, कोई बच्चे हैं तो उनके साथ खेल लूंगा। मैं मास्क पहनकर बाहर निकला और घर के सामने ही खड़ा हुआ गली में इधर उधर देख रहा था। गली में पूरा सन्नाटा था, कोई इंसान ना कोई जानवर। ये टाइम कोई दोपहर 1 बजे का था। मैं गली में खड़ा ही हुआ था कि मुझे मेरे उल्टे हाथ से एक आवाज आई, जैसे किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा हो। मैं जैसे ही लेफ्ट साइड पर मुड़ा देखने के लिए कि कौन है, कि किसी ने पीछे से मेरे दोनों टांगों को पकड़कर मुझे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। मैं अपनी थोड़ी के बल जमीन पर गिरा और मेरे मुंह से मास्क उतर गया। मेरी काफी चोटें आईं और मैंने रोते हुए इधर उधर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था।
मेरी थोड़ी हाथ वगैरह सब छिल गए थे और मैं वहीं बैठा जोर जोर से रो रहा था। इतने में मेरी आवाज सुनकर मेरी अम्मी फौरन घर से बाहर निकली और मुझे उठाकर पूछने लगी कि बेटा किसी ने मारा है तुम्हें। हम अंदर आ गए और अम्मी की दोस्त ने पॉलीफेक्स वगैरह दिया लगाने के लिए, और वहीं पर बैठे हुए अम्मी की दोस्त ने बातों बातों में बोला कि ये जो सामने नीम का दरख्त है इस पर कोई बुजुर्ग जिन नमाज पढ़ते हैं और तुम्हारे बच्चे ने ये जो डरावनी शक्ल का मास्क लगाया हुआ है, शायद इसी वजह से उन्हें बुरा लग गया हो और उन्होंने इसे उठाकर पटक दिया हो, कोई और मखलूक समझकर। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन ये वाकया मुझे अभी भी क्लियरली याद है। फिलहाल यही वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, वैसे तो मैं आपको टेप भेजने का सोच रहा था, लेकिन कभी कभार मैं अपनी आवाज सुनकर ही खुद डर जाता हूँ, तो ऑडियो में तो समझा कि ईमेल बेहतर है। खैर मिनहाज, ये मेरा पहला पैरानॉर्मल एनकाउंटर था जब मैं 15 साल का था। मेरी पूरी फैमिली, मेरी खाला और मामू के साथ मेरी पूरी फैमिली अलॉन्ग विद मेरी काफी सारी खाला और मामू की भी पूरी फैमिली मेरी नानी के घर आए हुए थे नानी की सालगिरह सेलिब्रेट करने। अब रात के 12 बजे 12:30 सारे बड़े बाहर सहन में बैठ गए बातें करने के लिए और रेस्ट के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, और मैं भी वहीं अपनी अम्मी जान के पास जाकर बैठ गया। मुझे नींद सी जो आ रही थी इसलिए। और मेरे एकदम सामने मेरी वो खाला जिनके ऊपर हाजिरियां जिनकी आती हैं बैठी हुई थी और एक सर्कल बना हुआ था। मेरे मामू खालाएं बनाकर बैठे थे और ऊपर ही रूफ में एक ओपनिंग है जहां से हवा आती है। अब बड़े सारे हंसी मजाक कर रहे थे और मैं ऊपर छत की तरफ देख रहा था जहां खुला आसमान था, जो थोड़ी ओपनिंग है हवा के लिए। तो मुझे वहां एक बच्चा नजर आया जो हमें झांक कर देख रहा था। जैसे ही उससे मेरी नजर पड़ी तो वो पीछे हो गया। मैं समझा मेरा कोई कजन है, लेकिन फिर याद आया मेरे सारे कजन्स और भाई तो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने फिर ऊपर देखा तो वही बच्चा झांक रहा था और मुझे देख रहा था। फिर मुझे देखकर पीछे हो गया। ऐसे 4-5 बार हुआ
कि मैंने फाइनली हार मानकर पता नहीं कौन है नजर के सामने की, तो वही खाला जिनके ऊपर जिनकी हाजिरी आती है मुझे अजीब सी ईविल सिनिस्टर स्माइल दे रही थी, और स्माइल के बाद बोलती हैं कि तुम्हें भी दिख रहा है ना वो बच्चा। और ये जुमला उनके अंदर से दो आवाजों में आया था, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। जैसे उन्हें ये बोला वो मेरे पास आने लगी स्पीड से। मेरी अम्मी ने मुझे फौरन पीछे किया और मामू ने बाकी खालाओं के साथ मिलकर उस खाला को पकड़ लिया और मामू ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आयतुल कुर्सी वगैरह। मुझे मेरे भाइयों और कजन के पास भेज दिया था नानी ने बाहर, क्योंकि खाला किसी के काबू में नहीं आ रही थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का, जो पता नहीं कौन सी जबान में था ये ईमेल। मैं इसकी तरह तशरीह कर देता हूं। ईमेल कुछ यूं है कि वो बताते हैं कि अपनी फैमिली, अपनी खालाओं और अपने मामुओं के साथ वो नानी के घर गए, चूंकि नानी की सालगिरह थी। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद, सालगिरह सेलिब्रेट करने के बाद, सारे बड़ों ने ये डिसाइड किया कि हम सहन में बैठ के बातें करते हैं। सहन में बैठ के बातें होने लगी। एक गोल दायरा बना लिया गया जिसमें सारी खालाएं, मामू, इनके फैमिली मेंबर सब बैठे हुए थे और साथ साथ चाय के राउंड भी चल रहे थे। इन्हीं के बीच में एक और खाला मौजूद थी जिनके ऊपर जिनकी हाजिरी हुआ करती थी। कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरी नजर के सामने बैठी हुई थी। मैं जो हूं अपनी वालदा की गोद में लेटा हुआ था। उस सहन से ऊपर एक चबूतरा नजर आता था छत का। कहते हैं तमाम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो मेरी नजर छत पे पड़ी तो मुझे लगा कि एक बच्चा वहां खड़ा हुआ है, और जैसे ही मैंने उधर देखा तो वो बच्चा पीछे हो गया। मुझे उनको लगा कि शायद कोई कजन होगा। फिर इधर उधर देखा, फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर छत पे नजर गई तो फिर वही बच्चा जो कि छत पे खड़ा हुआ था वो झांक रहा था, और उसने देखा कि ये उसको देख रहा है तो वो पीछे हो गया। अब उसको एक बात तो समझ में आ गई कि ये कोई और है, क्योंकि सारे कजिन्स तो नीचे क्रिकेट खेल रहे थे। कहते हैं कि मैं दोबारा छत पे देखा, दोबारा वो बच्चा नजर आया और दोबारा वो बच्चा फिर पीछे हो गया, जैसे छुपना चाह रहा हो। कहते मैंने नीचे नजर की तो वही खाला जिनके ऊपर जिनकी हाजिरी होती थी वो मुझे एक अजीब ईविल सिनिस्टर मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी, और मुझे कहते हैं कि तुमने भी उस बच्चे को देखा ना। और ये कहते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उनकी आवाज नहीं थी, बल्कि कोई और ही था जो उनके अंदर से बोल रहा था। और ये बोलते बोलते वो खाला मेरी तरफ, यानी कि इस बच्चे की तरफ दौड़ी हैं। उनको उनकी खाला ने, उनके मामू ने पकड़ लिया। नानी ने इनको जो है नीचे भेज दिया बच्चों के पास, क्योंकि खाला बिल्कुल ही बेकाबू हो चुकी थी। और उसके बाद पढ़ाई की गई, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बताया कि उनकी खाला के साथ आखिर हुआ क्या। चलो जनाब, एक ऑडियो नोट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या उस ऑडियो नोट में हो रहा है। बल्कि अब बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ जो कि वहाज ने भेजी है। कहते हैं आपकी बहन का सुनकर अफसोस हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज वहाद जैदी फ्रॉम कराची। एक छोटा सा वाकया शेयर करना है आपके साथ जो मेरे साथ हुआ था। ये बात 2008 की है।
हम नॉर्थ कराची में एक अपार्टमेंट में रहते थे। वो अपार्टमेंट ही कुछ अजीब सा था। वहां डेली कुछ ना कुछ अजीब होता था। जैसे रूम में अकेले हों तो बराबर से कोई गुजरा, इस टाइप की अजीब सी फीलिंग होती थी। मेरे साथ जो हुआ वो कुछ अलग था। उस दिन मैं घर में अकेला था तो अचानक ऐसा लगा कि किचन में कोई है। मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मेरे रूम की विंडो में से एक अजीब सी चीज मेरे रूम में आने की कोशिश कर रही थी और उस चीज का इतना बड़ा चेहरा था कि आधी विंडो तक सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। बहुत अजीब सा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज क्या है। बस मैंने आयत की तिलावत करना शुरू कर दी, फिर अचानक वो चीज गायब हो गई। चलें बहाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक छोटा सा वाकया हमसे शेयर किया। अगर हो सके तो कंप्लीट डिटेल दीजिए कि कौन से अपार्टमेंट थे, क्या क्या वाकयात हुए और कितने अरसे तक आप उधर रहे, तो जरा हमें और डिटेल मिलेगी। खैर जनाब, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप तमाम लोगों से ही इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आज के शो में हमने ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल की, कुछ ऑडियो टेप्स शामिल की, कुछ लोगों के अपने वाकया जो उनके साथ हुए वो उन्होंने शेयर किए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे ही आप नोट करेंगे कि आपके इर्द गिर्द खामोशी जल्दी हो जाएगी। चाहे वो कराची जैसा एक बड़ा तेज तरार शहर हो या फिर पाकिस्तान का कोई गांव। जैसे ही सर्दी आती है, सर्दी अपने साथ वीरानियत, खामोशी, सन्नाटा लेके आती है और सर्दी की रातें खौफनाक भी उतनी ही लगती हैं जितनी अच्छी भी लगती हैं। ऐसी ही सर्दियों का एक वाकया है। मेरे खालू जो कि आर्मी में थे एक जमाने में, तो उनकी बहुत ज्यादा पोस्टिंग इधर उधर हुआ करती थी। तो एक जमाने में उनकी पोस्टिंग मरी में हुआ हुई थी। वो मेरी खाला के साथ और उनके 2 बच्चे उस वक्त हुए थे, उनके साथ वहां पे शिफ्ट हो गए। जब वो शिफ्ट हुए तो वहां के सिपाहियों ने बताया कि साहब आप जिस घर में आप रह रहे हैं उधर आप ना ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले भी जितने लोग वहां पर रहे हैं कोई भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाया। उन्होंने ये बात एक मजाक के तौर पे ली और वो वहां पे शिफ्ट हो गए।
कहते हैं जैसे ही शिफ्ट हुए वैसे ही वाकयात होना शुरू हो गए। मतलब शुरुआत ऐसी हुई कि रात को सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोएं, रात के पहर अचानक से सर्दी महसूस हो, आंख खुले तो सारे घर के खिड़की दरवाजे खुले होते। फिर खाला को अक्सर एक मर्द घर में नजर आता। जब वो उसके पीछे जाती देखने के लिए कि कौन है, तो वो गायब हो जाता। फिर वही शख्स दूसरे कमरे में नजर आता और ये सब चीजें एक ही वक्त में होना शुरू होती। खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब हर रात 2 बजे के बाद मेरे कजिन्स अचानक से रोना शुरू कर दें। 1-2 दफा रोने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको कमरे में एक मर्द नजर आता है जो कि बहुत ही खौफनाक शक्ल का है और वो आके उनको उनके पैरों पे टिकल करता है, जैसे उनको जगा रहा हो। कहते हैं कि हम जब कंबल के अंदर मुंह डाल के सो रहे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में और भी कई सारे लोग हैं जो चल रहे हैं, जिनके चलने की आवाज आ रही है। क्योंकि वो घर लकड़ी का बना हुआ था तो कहते हैं कि जूते की आवाज नहीं आती थी, पैरों की आवाज नहीं आती थी, लेकिन आवाज ऐसी आती थी जैसे किसी के नाखून जमीन पे लग रहे हों। और सिर्फ एक आवाज आती थी कि मुझे देखो। कहते हैं कि ये 2-3 दफा हमारे साथ हुआ। उसके लास्ट डे जब इन सब ने ये घर छोड़ने का फैसला किया, वो वजह ये बनी कि एक औलाद ने रात को जब ऐसा सब सिनेरियो होना शुरू हुआ तो उसने कंबल उठा के देखा तो देखता है कि एक मर्द सामने खड़ा हुआ है जिसके जिस्म पे बाल ही बाल हैं। चेहरा जो है वो एक वुल्फ नुमा है, लेकिन हुलिये से वो इंसान लग रहा है और उसके हाथ पैर के नाखून इतने बड़े हैं कि वो जमीन पे टच हो रहे हैं। और अजीब बात यह है कि वही शख्स चलते चलते दीवारों पे भी चला गया, छत पे भी चला गया, पूरे कमरे में 360 मूव करता रहा। अभी भी 2 बजने वाले हैं। कहा जाता है कि ये वो वक्त है जब दुनिया में इस तरह की एंटिटीज, एनर्जीज, जिन्नात फ्रीली मूव करते हैं। तो क्या पता आपका भी शायद किसी के साथ आमना सामना हो जाए। हो सकता है कि अभी आप घर में अकेले बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, या किसी दफ्तर में बैठ के सुन रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर गाड़ी में सुन रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, पर शायद आप अकेले नहीं। कोई और भी उधर मौजूद है जिसको आप देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकते हैं। और शायद वो आपके इर्द गिर्द ही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, www.youtube.com/minaj ali askari। Until then, खुदा हाफिज।